हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और आपके इंटरमॉलिक्यूलर, वैन डर वाल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज की मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था। और लास्ट में मैंने डिस्कस किया था आखिर क्या रीजन होता है कि एलिमेंट्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि दो एलिमेंट अगर पास आ रहे हैं तो क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता रहेगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। और एक ये रीजन मैंने आपको बताया, आज हम उसके आगे थोड़ा पढ़ेंगे। तो एक रीजन और भी हो सकता है, टू अचीव inert gas configuration, to achieve inert gas configuration। ठीक है, तो देखा गया कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देखा गया है कि इनर्ट गैस जो होती है रिएक्टिव नहीं होती है। सब जानते हैं, मैंने अभी पहले कहा कि इनको पहले वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनर्ट गैस रिएक्टिव नहीं होती, रिएक्ट नहीं करती, मस्त मौला होती है, गॉड गिफ्टेड होता है कि हाँ भाई ना रिएक्ट करना है, ना बॉन्ड बनाना है, ना खुद बॉन्ड किसी से बनाना है, ना इलेक्ट्रॉन देना है, ना इलेक्ट्रॉन लेना है। लेकिन एक दो एलिमेंट ऐसे होते हैं, जनरली एक ही एलिमेंट की बात कर लेता हूँ, ज़ीनॉन, जो इनर्ट गैस के अंदर थोड़ा बहुत रिएक्टिव हो जाता है, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है और बहुत कम एलिमेंट के साथ रिएक्टिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट टेबल में दो एलिमेंट्स के साथ जनरली देखा गया उसको, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक, राइट। तो ये सब चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी। तो देखा गया कि पहला रीजन था पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने का और दूसरा रीजन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये चीज देखा गया कि अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो एलिमेंट्स गैस कॉन्फ़िगरेशन अगर अचीव कर रहे हैं तो भी वो कुछ हद तक या काफी हद तक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर बात करूं मैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की, नियॉन के अंदर 1s2 2s2 2p6, ठीक है, ये आपका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा। और सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो आता है सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव आता है। अगर मैं सोडियम पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये होता है 1s2 2s2 और ये 2p6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये था 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक है, तो ये चीज यहां के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो देखा गया कि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह फॉलो करने लग गए थे, इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करने लग गए थे, वो स्टेबल होने लग गए थे। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए वो तीन चीजें उन्होंने कही कि या तो कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से शेयर कर लेगा, शेयरिंग करके अपना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेगा जैसा कि यहाँ पे सोडियम आयन ने किया, या फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेगा और स्टेबिलिटी तरफ चला जाएगा, या फिर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तो हम यहाँ बात करेंगे ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जो कि आयनिक बॉन्ड डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए सोडियम आयन को मैंने लिया, माइनस एक इलेक्ट्रॉन कर दिया तो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। और क्लोरीन के बारे में बात करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन +1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव बनाता है, और आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, तो ये आपका 2818 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर गया, 288 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर गया, और ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो कि इसके क्लोरीन के बाद आता है ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे फॉलो कर रहा है। और मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। क्लोरीन के बाद क्या आता है बेटा, ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने के लिए।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लिया और इसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर लिया और ये चीज स्टेबल हो गई। तो दो रीजन दिए मैंने, एक तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है इस वजह से, और दूसरा रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर जाए। इस बिहाफ पे या तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले दूसरे एलिमेंट के साथ, या तो डोनेट कर दें, या फिर एक्सेप्ट कर लें। तो ये तीन क्राइटेरिया यहाँ पे डेवलप हुए। अब मैं यहाँ पे चीजें बता रहा हूं उसको गौर से देखिए, क्योंकि अब आपको पता है सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो आपको पता है ये NaCl है सॉलिड फॉर्म में, और ये आपको पता है कैसा कंपाउंड होता है, ये बंधा होता है आपका आयनिक बॉन्ड से, और ये कंपाउंड आपका आयनिक इन कैरेक्टर होता है। कैसा होता है बेटा, आयनिक इन कैरेक्टर। तो हाँ, अब हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो यहां मैंने आपको दिखा दिया फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, यहां मैंने आपको दिखा दिया फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन कहलाता है बेटा। अब आगे देखते हैं, कुछ चीजें डिस्कस करूंगा मैं यहाँ आपको, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के बारे में हम डिस्कस करने लग गए हैं अब, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। जिनको नहीं पता बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन मैं डिस्कस कर देता हूं। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन्ड, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए और कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपने प्रोटीक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी। प्रोटीक प्रॉपर्टीज एक अच्छा टॉपिक है, और जिनको समझ में आ गया उनको इजी लगता है, जिनको समझ में आ गया नहीं आया उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक चीजें आती हैं तो आप उसको आराम से कर लोगे, एक्सेप्शनल तो केमिस्ट्री में होते ही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन, फॉर एग्जांपल बात करता हूं एल्कली मेटल्स की। एल्कली मेटल्स के अंदर सब आपके एस ब्लॉक के जो मोस्ट लेफ्ट या फर्स्ट ग्रुप के वाले जो होते हैं सारे, सोडियम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। और बात कर लेते हैं हम बेरियम की। बेरियम आपको पता है इसकी वैलेंसी 2 हो गई, और ये दोनों लूज करते हैं, ठीक है। क्यों लूज करते हैं, क्योंकि दोनों मेटल कैरेक्टर के हैं, और आपको पता है मेटल कैरेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, राइट। अब बात करते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक में मैं ज्यादा नहीं आपको नॉन मेटल्स के बारे में बताऊंगा, और ग्रुप 17 और ग्रुप 16 के बारे में। ग्रुप 17 पहले इसलिए लिखा क्योंकि मैंने पहले आपको क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनाया था, इसीलिए पहले इसको लिखा। तो Cl से बना Cl नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट कर रहा है तो 1 लिख दिया इसकी वैलेंसी। और ऑक्सीजन ले लेता हूं, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज होता है नॉर्मली, तो इसकी वैलेंसी हुई 2, या सल्फर भी ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं बेटा, गेन करते हैं, इसलिए मैंने इसको लिख दिया गेन, ठीक है। तो ये इसकी वैलेंसी हो गई, इलेक्ट्रोवैलेंसी इसको कहते हैं, लूज और गेन। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्योंकि पता है आपको लेफ्ट टू राइट अगर आप एक रो में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर आप एक रो में चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट अगर आप एक रो में चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अप टू डाउन एक ग्रुप में चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आपको पता है कि एस ब्लॉक मोस्ट लेफ्ट होता है, पी ब्लॉक राइट साइड होता है। तो अगर पी ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर ही होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। कौन से इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे खत्म होती है। अब मैं देखता हूं इसको आगे कि इसके और आगे पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं बेटा। अच्छा, क्वेश्चन था मेरे मन में, एक क्वेश्चन था, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। क्या वाकई में आयनिक बॉन्ड होता है? क्या वाकई में आयनिक बॉन्ड होता है? कभी NaCl को ऐसा तो सबने देखा होगा, NaCl लिखा हुआ, क्या Na ऐसे कभी लिखा है? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, HCl को जरूर ऐसे लिखा हुआ देखा है मैंने हर जगह। बेटा मैं
जनरली बात कर रहा हूँ। तो जो किताब अच्छी होगी उसमें NaCl को ऐसे नहीं लिखा होगा, क्योंकि ये ऐसे कभी नहीं लिखा होता, ठीक है। आयनिक बॉन्ड जो होता है आयंस के बीच में होता है, ठीक है। ये बॉन्ड ऐसे शो करता है, ये ऐसे बिल्कुल नहीं होगा अगर अच्छी बुक से आप पढ़ रहे हो तो। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में होते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अगर कैटायन है, एनायन स्टैटिक चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्शन की वजह से बाइंड करके रखते हैं, और ये आयनिक बॉन्ड ऐसे ही होता है, इनके बीच में ऐसे कोई बॉन्ड नहीं लगा होता। तो कैटायन को पॉजिटिव खींचता है, कैटायन को आयनिक यानी नेगेटिव चार्ज वाला खींचता है, और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव वाला खींचता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों आपस में बाइंड रहते हैं, और यही आयनिक बॉन्ड कहलाता है, और यही आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। इलेक्ट्रोवैलेंसी मैंने आपको डिस्कस कर दी एस ब्लॉक की, जो कि लूज करते हैं, जो मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं, पी ब्लॉक की जो कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं, और इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूँ, डाउन साइड जाने पे अगर आप ग्रुप में डाउन साइड जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो पी ब्लॉक में भी हो जाते हैं, ठीक है। इवन मैं बात करूं तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अगर बात करूं तो मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, मेटल ज्यादा होते हैं आपके प्रोडक्ट टेबल में। और इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करी, लूज करने वाले कौन थे? मेटल्स। एक्सेप्ट करने वाले कौन थे? नॉन मेटल्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, जो कि ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनमें वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, वो आते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, वो आपके आते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। डी ब्लॉक के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं Fe ले लेता हूं, आपने पढ़ा होगा Fe2 भी होता है, 3 भी होता है, यानी +2 भी होता है और +3 भी होता है। तो ये एग्जांपल मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। नहीं है तो कॉपर देख लेते हैं। कॉपर की भी +1 होती है और +2 होती है, तो वेरिएबल वैलेंसी आपका शो कर देता है। जब चार्ज नहीं लगा होता तो मतलब पॉजिटिव चार्ज आगे होता है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें होती है। तो हम पढ़ रहे हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। मैंने कनेक्ट कर दिया डायरेक्ट आपका कहां से, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से आयनिक बॉन्ड कनेक्ट कर दिया था जब मैंने आपको सोडियम आयन फॉर्म किया था और क्लोराइड आयन फॉर्म किया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने वहीं से इसको कनेक्ट करके आगे पढ़ा रहा हूं। अब बात करते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने के अंदर कुछ एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से एनर्जी टर्म इन्वॉल्व होते हैं तो लिख लेते हैं। energy terms involved in formation of ionic bond, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में कुछ एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन कौन से एनर्जी टर्म होते हैं वो हम देख लेते हैं, और बेसिकली 3 में बात करूंगा, ठीक है। एक होता है आयनाइजेशन एनर्जी, पूरा लिख देता हूं पहले तो इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक आपका होता है लैटिस एनर्जी, ये 3 टर्म इन्वॉल्व होते हैं जनरली, ठीक है। ये 3 टर्म इन्वॉल्व होते हैं जनरली। आखिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी जो मैं बात कह रहा हूं या फिर जो मैं थ्योरी कह रहा हूं, जो इसकी बात करूं इसकी, जो इसकी थ्योरी है आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी which is required to eject an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom। वो एनर्जी जो कि चाहिए होती है हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल से, लेकिन कैसा होना चाहिए एलिमेंट? आपका आइसोलेटेड,
गैसेस एटम में। आइसोलेटेड क्यों कहा बेटा? क्योंकि अगर एलिमेंट आपस में आसपास होंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इसीलिए बिल्कुल उसको अलग निकाल दिया मैंने, ताकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल मॉलिक्यूल्स या ऑल एलिमेंट का उसके ऊपर लग रहा हो वो नहीं लग रहा हो, तो इसीलिए मैंने उसको आइसोलेटेड गैसेस एटम कहा। तो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, मतलब ये एनर्जी मैंने दी यानी खर्चा करी, तो इसीलिए एनर्जी हमेशा आपको खर्चा करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया माइनस इलेक्ट्रॉन, तो मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ, ये पॉजिटिव हो गया। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और रिलीज्ड, फिर से बोल रहा हूं, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड और रिलीज्ड टू पुट एन इलेक्ट्रॉन into the valence shell of an isolated gaseous atom, यानी किसी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने पे जितनी एनर्जी खर्च होती है या निकलती है, एब्जॉर्ब्ड होती है या फिर इवॉल्व होती है, वो एनर्जी आपकी कहलाती है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर बात करूं, Cl से मैंने बनाया Cl नेगेटिव, Cl से मैंने बनाया आपका Cl नेगेटिव, तो Cl से Cl नेगेटिव बना, तो एक इलेक्ट्रॉन आपने पुट किया है ना, एक इलेक्ट्रॉन आपने पुट किया है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसके भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अब आती है लैटिस एनर्जी के बारे में। लैटिस एनर्जी क्या होती है बेटा? जब Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट प्लस Cl नेगेटिव गैसियस स्टेट कन्वर्ट होता है आपका सॉलिड स्टेट में, तो आपको पता है गैस से सॉलिड में जा रहा है बेटा, तो एनर्जी तो इवॉल्व होगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है सॉलिड की मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी के से, और गैस से जब जा रही तो एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी। इसीलिए लैटिस एनर्जी बात करते हैं, एनर्जी की स्पेलिंग गलत है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, कभी कभी हो जाता है बेटा, फ्लो में पढ़ाते समय थोड़ी सी स्पेलिंग ध्यान नहीं रहती, तो प्लीज आई एम सॉरी फॉर दैट कि अगर कभी ऐसी गलती हुई हो, ठीक है। लैटिस एनर्जी की बात करें तो Na पॉजिटिव गैसियस स्टेट में Cl गैसियस स्टेट में रिएक्ट करके सॉलिड स्टेट में जब NaCl मिलता है तो ये लैटिस फॉर्म कर दिया, ठीक है, ये लैटिस फॉर्म कर दिया, तो इसको इसी भी आप हम कहते थे एनर्जी रिलीजेस व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी गैसियस एटम से जब कोई लैटिस फॉर्म्ड होता है या आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम से, तो जो एनर्जी निकलती है वो उसकी लैटिस एनर्जी कहलाती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हो गई। अब इसकी फेवरेबल कंडीशन जान लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड की फेवरेबल कंडीशन क्या है। अभी तो केवल कंडीशन मैंने बताया कि एनर्जी निकलती है, अब इन चीजों के ऊपर कंडीशन भी होती है। जैसे फेवरेबल कंडीशन कैसी होनी चाहिए? कंडीशन कि मेरा आयनिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो, फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। फेवरेबल कंडीशंस के अंदर अब मैं इसको ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को EA लिख देता हूं, और लैटिस एनर्जी को भी ब्रैकेट के अंदर मैं LE लिख देता हूं, ताकि मैं छोटा छोटा यहाँ पे लिख सकूं, ठीक है। तो कुछ डिफरेंस नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा? कि खर्चा करनी पड़ रही है, तो भाई खर्चा करके कोई काम करेंगे तो फिर फायदा क्या उस काम को करने के लिए? अगर आप नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, कोई सामान अगर आप लाते हैं, अगर 4 रुपए का सामान है, अगर आप उसको 10 रुपए में नहीं बेच पा रहे तो सामान क्यों लाओगे भाई? 10 रुपए का सामान ला रहे हो, 9 रुपए का सामान बेच रहे हो, क्या फायदा उस? कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए हम बात करते हैं, तो एक नॉर्मल बात आपसे डिस्कस करी मैंने, ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली। कुछ लोगों में डाउट आ रहा होगा सर हम तो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, फादर पेरेंट्स कर रहे हैं, तो ठीक है, एक नॉर्मल क्राइटेरिया आपको भी जानना चाहिए कि आखिर कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, और इन सब चीजों का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होगा। मैं सिर्फ कनेक्ट किया नॉर्मल लाइफ से, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी थी जो हमने खर्चा करी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए गैसोलेटेड आइसो एटम से उसके वैलेंस शेल में। तो ये कितनी क्या होनी चाहिए? ये क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, मतलब ये कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई, ये एनर्जी क्या हुई? एब्जॉर्ब हुई, और एब्जॉर्ब एनर्जी क्या कह रहा हूं? लो, मतलब कम एब्जॉर्ब करें एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। और
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो बेटा क्लोरीन देखिए, क्लोरीन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है और अभी मैंने बोला स्टेबल की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करना जल्दी देखा गया है कि वो कंपाउंड स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो यानी ये स्टेबल की तरफ जा रहा है और कंपाउंड अगर स्टेबल की तरफ जाएगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ये रिलीज होनी चाहिए, ये एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। और लैटिस एनर्जी की बात करूं तो लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, मैंने अभी आपको बताया। तो ये रिलीज कैसी होनी चाहिए, हाई, ये रिलीज कैसी होनी चाहिए, हाई, यानी आयनेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब मैं कम एनर्जी लगाऊं और एनर्जी ज्यादा निकले तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, हमारा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। और एक पॉइंट यही भी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, जो चीज मैं पहले वीडियो में शायद डिस्कस कर चुका हूं, कि अगर दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होता है तो उनके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, यानी उस बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अगर 1.7 से कम होता है तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है बेटा जो 100% कोवेलेंट हो, कोई ऐसा बॉन्ड नहीं है जो 100% आयनिक हो, कुछ ना कुछ कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम ये बात कर सकते हैं यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस कब, इफ difference in electronegativity increases, difference in electronegativity अगर इंक्रीज करेगी तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं लिख लूं आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कुछ ज्ञान की बात थी तो मैंने साइड में लिख दिया है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और हम डायरेक्टली लेटेस्ट एनर्जी नहीं निकाल सकते, इसीलिए एक साइकिल को फॉलो करते हैं जो कि बेसिकली यूज होती थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालने के लिए। लेकिन जिन क्रिस्टल की हम कुछ जानते हैं जिन स्ट्रक्चर की हम उसकी फॉर्मेशन या लेटेस्ट एनर्जी जानते हैं तो वैल्यू पुट करके हम उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल लेते हैं, और जिनकी हम नहीं जानते हैं हम उसको रिसर्च करके देख लेते हैं क्या ये कंपाउंड स्टेबल हो रहा है या नहीं, या इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पुट करने के बाद हम उसकी क्रिस्टल की लेटिस एनर्जी निकाल लेते हैं या उसकी फॉर्मेशन एनर्जी हम निकाल लेते हैं। तो वो बॉर्न हेबर साइकिल के अंदर हम चीज स्टडी करते हैं। तो बॉर्न हेबर साइकिल जब चीज आई तो एक फिनोमिना को फॉलो करती है जो कि था हेंस लॉ। हेंस लॉ क्या कहता था, चाहे मैं डायरेक्ट जाऊं, चाहे मैं एक कन्वर्जन करूं या एनर्जी को कन्वर्ट करके लिख जाऊं, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलिए मैं इसको देख लेता हूं, इसको मेरेज करके फिर आपको मैं दिखाता हूं, इस चीज को समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा ओरली हो जाएगा, फिर वर्बली फिर समझ नहीं पाओगे आप लोग, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है बेटा, मुझे भी होती थी, इसीलिए मैं उस चीज को फील कर रहा हूं, यहाँ पे फील करने के बाद ही आपको बता रहा हूं। से बी पे जा रहा हूं, ए से बी पे जा रहा हूं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और डेल्टा एच जो है मैंने मान लिया कि कुछ एनर्जी इवॉल्व हो रही है, मतलब ये प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक है और कुछ एनर्जी इवॉल्व हो रही है, मैंने मान लिया माइनस वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हो रही है, जिसको भाई यूनिट लिख लो, एनर्जी का यूनिट एक किलोजूल पर मोल लिख लेता हूं। एनर्जी का फॉर्म होता है आपकी एंथैल्पी, ये चेंज इन एंथैल्पी है डेल्टा एच जो है, ठीक है। ए से मान लीजिए मैं सी पे चला गया, ठीक है, सी से मान लीजिए मैं डी पे चला गया, और डी से मान लीजिए मैं फर्स्ट बी पे आ गया, ए से मैं बी पे गया, तो डेल्टा एच जो मेरा आया माइनस वाई किलो जूल पर मोल, एक एनर्जी वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व हुई है, माइनस साइन इस चीज को डिनोट कर रहा है। ए से मान लीजिए मैं सी पे चला गया, सी से डी पे चला गया, और डी से फिर से बी पे चला गया, तो बेटा माइनस वाई अमाउंट ऑफ किलो जूल एनर्जी निकलेगी आपकी, चाहे आप डायरेक्ट जाएं चाहे भी पाथ को ही फॉलो करें, ये आपका हेंस लॉ कहता है, ठीक है। तो ये आपका हेंस लॉ कहता है, यानी अगर मैं इसको डेल्टा H1 मान लूं, डेल्टा H2 मान लूं, डेल्टा H3 मान लूं, ये सब बराबर होगा किसके, माइनस वाई किलो जूल पर मोल के, ठीक है। तो चाहे मैं एक पाथ ये फॉलो करूं, डायरेक्ट चला जाऊं या घूम फिर के जाऊं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा उसकी एनर्जी पे, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा उसकी एनर्जी पे। तो और इन शॉर्ट में अगर बात करूं, अगर बच्चों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो ये बात समझ में आ रही होगी। चेंज इन एंथैल्पी या एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है, एंथैल्पी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। कोई भी पाथ फॉलो करो,
आपकी एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, चाहे डायरेक्ट जाओ चाहे घूम फिर के जाओ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए डिस्टेंस जो होगी पाथ डिपेंडेंट होती है। मुझे कहीं जाना है तो अगर मैं सीधे जाऊंगा, यानी मान लीजिए स्ट्रेट मेरे घर से बिल्कुल सीधा है, वो किसी घर जाना है, या फिर मैं घूम फिर के जाऊं, तो डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वही यहाँ पे मैंने समझाने की बात करी है। अब हम पढ़ेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में। चलिए देखते हैं इसको, बॉर्न-हैबर साइकिल के बारे में। बॉर्न-हैबर साइकिल क्या कहती है, उस पॉइंट्स को हम बताते हैं, और इस चीज में हम NaCl की लाइटेस्ट एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बॉर्न-हैबर साइकिल के अंदर बॉर्न-हैबर साइकिल के अंदर हम लोग लैटिस एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl डिस्कस कर लेते हैं। किसका बेटा? NaCl का। ठीक है, तो यहां पे हम बॉर्न-हैबर साइकिल NaCl के लिए पढ़ेंगे। तो यहां व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं बेटा, मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड S प्लस IE प्लस D/2 माइनस EA माइनस LE। इसको मैं बता देता हूं, S मतलब सब्लिमेशन, IE मतलब आयनेशन एनर्जी, D/2 मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का हाफ, क्योंकि हमको एक क्लोरीन चाहिए, माइनस EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, माइनस LE मैंने साइन नोटिफिकेशन के साथ लिया हुआ है, माइनस LE मैंने लिखा है, ये लेटिस एनर्जी। एनर्जी जहां जहां इवॉल्व हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखिए आप यहाँ पे, Cl को मैंने Cl नेगेटिव में कन्वर्ट किया। आपको पता है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करने लग गया है, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा तो एनर्जी क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने माइनस साइन के साथ लिखी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे माइनस LE, और आपको बोला है कि गैसियस जब भी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगी तो एनर्जी क्या करेगी? इवॉल्व करेगी, इसीलिए माइनस LE लिखा है। और किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए प्लस लिखा है। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पहले बता दिया कि एनर्जी आपको देनी पड़ती है, इसीलिए प्लस हो गया। सब्लिमेशन का मतलब हो गया सॉलिड से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ गैस से अगर सॉलिड में जाता तो एनर्जी इवॉल्व होती, लेकिन यहाँ से सॉलिड से कन्वर्ट कर रहा हूँ गैस में, तो इसीलिए गैस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए एनर्जी खर्चा होगी, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसीलिए प्लस में लिखा हुआ है। और डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड का मतलब हो गया कि कोई कंपाउंड का फॉर्म होना, NaCl कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसके एलिमेंट से, तो चेंज और एनर्जी निकलना, ये एनर्जी एब्जॉर्ब होना, किसी भी एक प्योर फॉर्म को बनाने के लिए जो हीट या चेंज इन एंथैल्पी जो होती है उसको कहते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड। यानी अगर इन शॉर्ट बात करूं, किसी कंपाउंड को फॉर्म होने के लिए कोई एनर्जी निकलेगी या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, प्योर और स्टेबल फॉर्म को बना रहा हूं बेटा, ठीक है, तो उसको उसकी चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो यहां पे NaCl को फॉर्म कर रहा हूं Na और क्लोरीन से। ठीक है, तो ये पूरा आपका बॉर्न-हैबर साइकिल है बेटा। Cl Na को सॉलिड में था, गैसेस में कन्वर्ट किया ताकि दोनों गैस में मिले, गैस से फिर इसको आयन बनाया, इसको भी मैं आयन बना के लाया, दोनों को मिला दिया, गैस से सॉलिड में ले गया, तो आपका NaCl बन गया। तो ये आपका डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ किसका हो गया बेटा? NaCl। ये बात ध्यान रहेगी। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे बॉर्न-हैबर साइकिल का एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप उसको घर में कीजिएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप करने की कोशिश कीजिएगा। बॉर्न-हैबर साइकिल का क्वेश्चन ही है, मैंने यहाँ पे NaCl बनाया, अब आप MgO बनाओगे उसके नेटिव एलिमेंट्स, मतलब Mg और क्लोरीन से। Mg नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा? Mg सॉलिड में। क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl2 में। O2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सॉरी ऑक्सीजन O2 फॉर्म मैंने खुद ही बोल दिया, O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब गैसेस होती है, गैस होती है इसलिए गैस लिखेंगे बेटा, जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने के बाद ये मुझे मिलेगा MgO सॉलिड के अंदर। ठीक है, किसी बच्चों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। सब्लिमेशन के लिए S लिख देता हूँ बेटा, मैं
पूरी चीज नहीं लिखूंगा, आप लोगों को लिखनी है, कोशिश कीजिएगा लिख लें मेरे लिखने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या करनी है, आयनेशन एनर्जी लगानी है। फॉर्म करने के लिए आपको पता है कि उसके अंदर अगर मैं फॉर्म करूंगा तो एमजीओ फॉर्म करने के लिए इसको +2 स्टेट पे जाना पड़ेगा। तो ये हो गई +1, फिर से IE2 लगाना पड़ेगा मुझे, तब ये बना Mg2 पॉजिटिव गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में था। उधर मैं बात करूं बेटा, उधर मैं बात करता हूं तो आपको पता है पहले इसको डिसोशिएट करना पड़ेगा। D/2 डिसोसिएशन एनर्जी ली मैंने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो मुझे मिला ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में। पहले यूज किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, ठीक है, O निगेटिव बना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो होती है वो माइनस में होती है, लेकिन जब O निगेटिव से आप O2 निगेटिव जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो हो जाती है वो पॉजिटिव में हो जाती है। इसका मतलब क्या है बेटा कि कभी भी आप O निगेटिव से O2 निगेटिव जा रहे हो, भले वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो कर रहा हो, लेकिन उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो सेकंड वाले पॉइंट की होती है ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है आप समझिए कि नॉर्मल ऑक्सीजन था, मैं इस चीज़ को यहाँ ही डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। O से मैंने O निगेटिव पे गया, O से मैं O निगेटिव पे गया, इसमें प्रोटॉन कितने थे बेटा बताइए, प्रोटॉन 8, न्यूट्रॉन कितने थे बताइए, जनरली अगर हम नॉर्मल आइसोटोप्स की बात ना करें 8, इलेक्ट्रॉन कितने थे 8, यहाँ पे गए प्रोटॉन कितने हो गए बेटा, प्रोटॉन तो आपके 8 ही रहे, और इलेक्ट्रॉन जो हो गए आपके, इलेक्ट्रॉन जो हो गए आपके कितने हो गए बेटा, इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 9, ठीक है। क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो भी एक सेल में ऐड हो रहा होगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है उसको अट्रैक्शन कितना न्यूक्लियस से मिलेगा ये इस पे डिपेंड करता है, और कितना एंटी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिलता है उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से उसको, ये भी डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं एक बना के दिखा देता हूं आपको, ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर के हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया बेटा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, जो सारे इलेक्ट्रॉन पहले से थे, मैं इसको अलग मार्कर से एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ मैं एक को अलग कर देता हूँ तो सब चीज़ें अलग हो जाएंगी। मान लीजिए जो बाहर से आया, जो इलेक्ट्रॉन मैंने दिया इसको, वो ये था हल्का सा ब्लूइश, ठीक है। तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन क्या थे भाई न्यूक्लियस से तो सब अटैच होना चाहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या हुआ कि न्यूक्लियस का बाकी लोगों से थोड़ा सा ध्यान भटक गया। जैसे क्लास के अंदर आगे बच्चे बैठे हैं, पीछे बच्चे बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो बेटा अगर पीछे बहुत सारे बच्चे होंगे तो टीचर का ध्यान बहुत सारे पीछे बच्चों पे कम रह पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कौन पीछे बैठा हुआ ज्यादा दूर तक, क्योंकि अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो अगर और एक बच्चे अगर ऐड होंगे, तो अगर मान लीजिए पीछे कम बच्चे हैं, तो अगर एक बच्चा आएगा तो टीचर देख लेगा हाँ एक बच्चा आया है, ठीक है, एक बच्चा आया, ध्यान चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा हों तब आप बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं टीचर को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक ऐड हो गया तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पे लास्ट रो में बच्चे बैठे हुए थे उनको एक एक्स्ट्रा सीट, बच्चा बैठा हुआ था उसी सीट में एडजस्ट करना था, तो वो क्या करेगा, जगह बनाएगा, तो बाकी लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो ये इलेक्ट्रॉन तो भाई एडजस्ट हो गया, लेकिन जैसे ही हम इससे O2 निगेटिव में जाते हैं, O2 निगेटिव में जाते ही क्या होता है, O2 निगेटिव में जाते ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी बढ़ जाता है, यानी जो बैठने की जो जगह थी या वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की जगह थी वो काफी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी बढ़ जाता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने की वजह से O2 निगेटिव फॉर्म नहीं हो पाता, यानी आपको उसको डालने के लिए इलेक्ट्रिक गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करवाने के लिए आपको एनर्जी खर्चा करनी पड़ती है। इस केस के अंदर जब आप एक नेगेटिव से 2 नेगेटिव किसी के ऊपर चार्ज डेवलप कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप O निगेटिव से O2 निगेटिव बनाएंगे, ऑक्सीजन से O निगेटिव बनाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी निगेटिव, मतलब एनर्जी इवॉल्व होगी। लेकिन अगर O निगेटिव से O2 निगेटिव जाएंगे, भले ही आपका प्रोसेस एक्सोथर्मिक
होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इनर गैस कॉन्फ़िगरेशन, नहीं होता है, एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि इनके बीच में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। किससे कंपेयर करने पे? न्यूक्लियस से उस आए हुए इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग से। यानी अगर न्यूक्लियस के प्रोटॉन की बाइंडिंग ज्यादा होगी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से आया कंपैरेटिवली किससे? इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से, तो कंपाउंड स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काफी बढ़ गया कंपैरेटिवली किससे? न्यूक्लियस से उसकी बाइंडिंग से, तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो कंपाउंड अगर अनस्टेबल हो रहा है तो प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। तो इसीलिए प्रोसेस हो गया आपका एंडोथर्मिक। तो यहां तक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये बात कुछ ज्ञान की बातें मैंने आपको यहीं डिस्कस कर दी। आई होप ये सब चीजें आपने थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी। किसके अंदर? पीरियोडिक टेबल के अंदर। नहीं पढ़ी तो पीरियोडिक टेबल का जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप इस सब चीजों को वहां पे चेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इसकी यूज था तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे देख लिया। गैसेस में बेटा तो यहाँ से अब सिंपल सा यहाँ में ले गया माइनस Li तो माइनस ही होगा भाई, ठीक है। MgO सॉलिड बन गया। अब आप ये बना सकते हैं, सब देख लीजिए क्या है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस, तो डेल्टा H फॉर्मेशन आपकी निकल आएगी। किसको फॉर्म कर रहे हैं आप? MgO को। किससे? उसके एलिमेंट से, तो प्योर स्टेबल फॉर्म उसकी निकल आएगी, ठीक है। तो यहां तक हम अपना केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे बढ़ेंगे। एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।